सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जितनी भी एनसीईआरटी है जो हमारे यूपीएससी प्री और मेंस में काम आती है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करते रहना। और जो ये एनसीईआरटी मैं बता रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। सेम एनसीईआरटी काम में आती है और ये भी बताऊँगा कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। कई बार ये होता है कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी हमारे काम की नहीं है, उसमें कुछ सिलेक्टिव चैप्टर होते हैं, वही आपको पढ़ने होते हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी की बात करें तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी में जैसे आप न्यू एस्पिरेंट हो और आपको बेसिक तैयार करना हो तो आपको ये करना है कि जो पुरानी वाली एनसीईआरटी आती है, 3 एनसीईआरटी आपको कहीं भी फोटोकॉपी उसकी मिल जाएगी, या जितनी भी एनसीईआरटी जो मैं बता रहा हूँ इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी है तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों की ओल्ड एनसीईआरटी आती है। वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आपके पास अच्छा टाइम हो। जैसे आप अभी आपके पास प्लानिंग बना रहे हो कि 2-3 साल के लिए आपके पास टाइम है, बिल्कुल आप बिगनर हो तो आप ये पढ़ सकते हो। बाकी जैसे जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ ली है काफ़ी, ये होता है कि आपने 1-2 अटेम्प्ट भी ले लिए हैं तो आप चाहो तो मतलब इनमें से आराम से वो चैप्टर पढ़ना सिलेक्टिव जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक बात जैसे न्यू एस्पिरेंट के लिए बोलना चाहूँगा कि शुरू में आप ये कर सकते हो कि जैसे आप पुराने पेपर देखोगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं तो प्राचीन भारत के यूपीएससी के पेपर देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आते हैं, आगे हम चलते हैं तो वैदिक वैदिक काल है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या जैन बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते हैं, मौर्य काल से आते हैं, गुप्त काल से क्वेश्चन आते हैं। तो वही चैप्टर आप सेलेक्टिव पढ़ सकते हो, उसमें शुरू वाले 2-4 चैप्टर उनको आप स्किप कर सकते हो। तो थोड़ा सेलेक्टिव होना है। और मिडाइवल एनसीईआरटी में भी ये होता है कि थोड़ा हमें सेलेक्टिव होना पड़ता है। जैसे मुगल काल के बारे में हमें जानना है, वहाँ पे भक्ति और सूफी उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। या फिर एक काम कर सकते हो कि शुरू में आपके पास अच्छा टाइम है तो एक बार इनको रीडिंग लगा सकते हो बेसिक चीज़ों के लिए, ताकि आपकी एक समझ बन जाए उन चीज़ों के प्रति। तो 1-2 बार आप ऐसे रीडिंग लगा सकते हो और बाद में आप क्वेश्चन पेपर देखते हुए सेलेक्टिव इनको पढ़ सकते हो। और आधुनिक एनसीईआरटी जैसे इसमें विपिन चंद्र की एनसीईआरटी आती है, वो पूरी आप पढ़ जाना। ये बहुत अच्छी एनसीईआरटी है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और आजकल एक ट्रेंड देखा गया है कि यूपीएससी में जो न्यू एनसीईआरटी है वो भी इंपॉर्टेंट है। वैसे न्यू एनसीईआरटी इतनी आसान है कि आप 2-3 दिन के अंदर इनको कवर कर सकते हो। मैंने इन पे अच्छी खासी वीडियो भी बनाई है कि कैसे इनको पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है। आप प्ले लिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लेना। तो न्यू एनसीईआरटी में आपको यही पढ़नी है 6th 7th 8th और 12th वाली। बीच में जो 9th 10th 11th है बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसमें विश्व इतिहास है जो हमारे कहीं काम का नहीं है। और उसमें जो विश्व इतिहास दिया रखा है वो थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि मेंस के अंदर हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए तो एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है वो पढ़ना है। तो ये 3 एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप कर देना, कहीं भी काम नहीं आने वाली है। तो ये सिलेक्टिव तरीके से आप पढ़ सकते हो। अब बात करें आगे वैल्यू एडिशन की, कि जैसे आपने हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ ली, अब आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना है तो आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कोई आपको वो बोलेगा कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सफिशिएंट आपके लिए स्पेक्ट्रम से काम बन जाएगा। प्री और मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जितनी भी एनसीईआरटी में बता रहा हूँ प्री और मेंस के हिसाब से मैंने बताई है। और एक वीडियो इसलिए बनाना जरूरी था कि बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज होते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। तो यहाँ पे मैंने सब बता दिया है। इसके अलावा जैसे आर्ट एंड कल्चर की बात करें दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर का मेरा ऐसा अनुभव है कि यदि आप फाइन आर्ट की एनसीईआरटी 11th 12th की पढ़ते हो, ठीक है, या सीसीईआरटी की एक वेबसाइट पे आर्ट एंड कल्चर की कुछ पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, तो आपका सफिशिएंट है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जैसे आपकी जो मोटी किताबें हैं, कोई भी किसी भी राइटर की किताबें होगी, पहले मैंने भी एक बार बताया था कि आप चाहो तो मतलब ये आर्ट एंड कल्चर की इस राइटर की पढ़ सकते हो। लेकिन आज मैं एक बात बोलता हूँ इतने अनुभव के बाद में, कि आपको आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इनके जो क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में मतलब हम सुनते नहीं है, अजीब टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आप कितनी किताबें पढ़ लो, वो 1-2 क्वेश्चन उनको हम स्किप कर सकते हैं। यह आपका काम बन जाएगा यहाँ से कि मतलब आप एक ये काम कर सकते हो कि फाइन आर्ट की एनसीईआरटी और सीसीईआरटी के जो भी है वो नोट्स पढ़ सकते हो। सफिशिएंट है, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। कोई मोटी किताब इसमें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा जैसे इसमें हम बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है। ठीक है, ये आप देखना कहीं भी, आप मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, जितनी भी फोटो कॉपी शॉप है वहाँ पे ये मिल जाती है। तो ओल्ड एनसीईआरटी आपको इसमें देखनी है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ये है कि क्वेश्चन बहुत कम देखे गए हैं, लेकिन हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि सिलेबस में जब दे रखा है किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, तो आप इसको भी देख सकते हो। ज्योग्राफी के अंदर प्री और मेंस दोनों में आपकी ये काम आ सकती है। 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी की। अब इसमें जो न्यू एस्पिरेंट है उनको 6 से 12 पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, ताकि छोटी से छोटी जो चीज़ होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, तो वो आप समझ पाओ। और एक बार 6 से 12 पढ़ने के बाद में आप चाहो तो 11 12th की एनसीईआरटी बाद में पढ़ सकते हो। जैसे अब अभी जैसे आपको 2-3 बार आपने रीडिंग मार ली, तो आप 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी आती है, वो आपको देखनी है ज्योग्राफी में। ठीक है, और इनको थोड़ा एक मैप के साथ में पढ़ते जाना है।
आप एक मैप रखोगे साथ में अपने रूम में, वैसे भी एस्पिरेंट के रूम में वर्ल्ड मैप, इंडिया के मैप होते हैं, तो उनके साथ आपको देखना है, क्योंकि इस बार आपने क्वेश्चन देखे ना, मैपिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। जैसे अफगानिस्तान के साथ किसकी सीमा मिलती है। तो जब भी ज्योग्राफी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, तो याद रखना आपके साथ में एक मैप जरूर होना चाहिए, ताकि आप वहाँ से पहले से ही आप ये लेके चलो कि प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नदियाँ, सहायक नदियाँ कौन सी है, नदियाँ कौन सी है, मैप में उनको दर्शाओ, पहाड़ियाँ जितने भी हैं उनको साथ लेके चलो। अब बात करते हैं पॉलिटी की एनसीईआरटी की। तो पॉलिटी की एनसीईआरटी वैसे 4 एनसीईआरटी आती है 11th 12th की, लेकिन 11th 12th की एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी हमारी उतनी काम की नहीं है सिलेबस के हिसाब से। 12th क्लास की एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे 2 एनसीईआरटी है, ठीक है, ये आपको देखनी है, और ये कहाँ काम आएगी, आपकी मेंस में ज़्यादा काम आने वाली है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से एनसीईआरटी है, इंटरेस्ट रिलेशन से जुड़ी हुई एनसीईआरटी है, जो आपकी जीएस2 में काम आ जाएगी, और एक समकालीन मतलब भारतीय राजनीति ऐसे करके है, वो भी आपकी बहुत काम आने वाली है। तो ये प्री में तो ज़्यादा रोल नहीं रहता, लेकिन आजकल प्री में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये एनसीईआरटी आप देख सकते हो। 12th क्लास में 2 एनसीईआरटी याद रखना, पॉलिटी में 2 एनसीईआरटी आप देख लेना आराम से, कौन सी 2 एनसीईआरटी आती है उनको देखना है, और प्री मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, जैसे इकोनॉमी की एनसीईआरटी की बात करें, तो इकोनॉमी की एनसीईआरटी में हम देखते हैं कि 11th क्लास की जो न्यू एनसीईआरटी है, 11th क्लास की जो नई एनसीईआरटी आती है वो आपको देखनी है। ये इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वैश्वीकरण की इनकी बात कर रहा है, आर्थिक उदारीकरण, तो वो आपको एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस के लिए, ठीक है, इसको देखना है। अब 12th क्लास की एनसीईआरटी में इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ कि 12th क्लास की एनसीईआरटी आप स्वयं से पढ़ के समझ नहीं पाओगे, उसमें इतने डाटा मतलब एनालिसिस किए गए हैं, बहुत मुश्किल होता है उसको समझना। तो इसका एक हमारे पास ऑप्शन हमेशा रहता है कि मुंडाल सर के आपको वीडियो कहीं भी मिलते हैं, तो आप फ्री वाली वीडियो जो है वो आप उनको देख सकते हो, और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग वगैरह अच्छी हो जाए तो बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ो तो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुंडाल सर ने वीडियो ऐसे बना रखे हैं कि आपकी पूरी समस्याएं वहाँ से खत्म हो जाती है। मैं इस बार का भी प्री का अनुभव बताऊँ आपको, पहले भी मैंने आपको बताया कि इस बार जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमी के आए हैं, एक सिंगल क्वेश्चन उनके वीडियो से बाहर नहीं था। मतलब इकोनॉमी में मतलब आपको मानना पड़ेगा कि उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो आप वो देख लेना। आगे बढ़ते हैं, साइंस की एनसीईआरटी की बात करें तो जैसे इसमें ये होता है कि थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप है ना 9th की एनसीईआरटी है उनको देख सकते हो, नई वाली एनसीईआरटी को, और उसमें वही चैप्टर देखो जैसे जहाँ से क्वेश्चन आए। जैसे विशेषकर साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, बायोलॉजी वाले सेक्शन से ज़्यादा आते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे सेल्स क्या होती है, डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सामान्य चीज़ें होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री चाहे आप स्किप कर सकते हो, वहाँ से मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के वो करंट मतलब जो साइंस और टेक होता है। तो साइंस और टेक के लिए वैसे भी मैंने आपको बहुत बार बताया कि द हिंदू जो न्यूज़पेपर आता है उसमें संडे को 2 पेज किसके आते हैं, साइंस और टेक के आते हैं, और सबसे बढ़िया पेज होते हैं वो, तो वो आप पढ़ सकते हो, या मंथली मैगजीन से आपको साइंस टेक कवर हो जाएगा। बाकी एनसीईआरटी की जब हम इस वीडियो में बात करें तो एनसीईआरटी आपको 9th-10th की थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें आपको देखना है, और तो ज़्यादा इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, तो यहाँ पे एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बेसिक चीज़ें चार तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जैसे 12th क्लास की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसमें लास्ट 4 चैप्टर है, न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, लास्ट जो 4 चैप्टर है वो आपको देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छोड़ना नहीं है उनको बिल्कुल भी। और यदि ओल्ड बायो की एनसीईआरटी की बात करें उसमें भी इन्वायरमेंट के 5 चैप्टर हैं, और ओल्ड बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी वही बताया मैंने कि आप दिल्ली में किसी भी फोटो कॉपी शॉप से मांगोगे तो मिल जाएगी। जितनी भी ओल्ड एनसीईआरटी होती है, ओल्ड मतलब बहुत ओल्ड होती है, वो 20-25 साल पुरानी एनसीईआरटी होती है, ठीक है, और नई वाली जो अभी लेटेस्ट चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये देख लेना आप। और इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का चैप्टर आप देखोगे 11th क्लास में एक इन्वायरमेंट केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसमें ये जो जितने भी होते हैं ना, जैसे आप अम्ल वर्षा की बात करते हैं या जो पोल्यूशन के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बन जाते हैं, तो आप ये 11th क्लास की एनसीईआरटी से देख सकते हो। इसके अलावा जैसे इन्वायरमेंट में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में भी कोई भी एनसीईआरटी ऐसी है जिसमें कोई ना कोई चैप्टर इन्वायरमेंट से जुड़ा होगा, ठीक है, वो आपको देख लेना है। तो जैसे 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी उसमें भी इन्वायरमेंट के सेक्शन है, वो आप देख सकते हो। तो ये इन्वायरमेंट की एनसीईआरटी हो गई। ये जितनी भी एनसीईआरटी है ये हमने इस पर चर्चा की, कुछ और छूट गया तो आप कमेंट करके बताना, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। जो मेरी नज़र में जितनी एनसीईआरटी थी वो मैंने बता दी है, ठीक है, कुछ और छूटेगा तो मैं एक और वीडियो इस पे बना दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से मैंने ठीक ठाक इसमें बनाया है जो भी मुझे याद आ रहा था, ठीक है, अच्छा रिसर्च करने के बाद में। तो ये देखते रहना। और दोस्तों मेरा यही कहना है, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो या कोचिंग नहीं कर रहे हो, मतलब आपको एनसीईआरटी से अपना बेस बनाना चाहिए। चाहे आपको लोग कुछ भी बोले कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते हैं या नहीं आते हैं, मेरा अच्छा खासा इसको लेकर अनुभव है, जीएस के पेपर का हमेशा मेरा अच्छा स्कोर है, मतलब आप ये मान सकते हो कि
एवरेज देखें तो जीएस फेस्ट में मेरा एवरेज स्कोर हमेशा 100+ ही रहा है, तो मैं इसको आपको बता सकता हूँ। क्योंकि पेपर कैसा आया है, इस बार का पेपर देखो या पहले का पेपर देखो, कितना ही बेकार पेपर आया है ना। जिसका स्टैटिक मजबूत है, जिन्होंने अपने स्टैटिक या ट्रेडिशनल टॉपिक को मजबूत कर लिया है, तो वो आराम से प्री निकाल लेता है। जीएस पेपर ऐसा ही है, जीएस फेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जितनी भी एनसीईआरटी है आपकी मेंस के एग्जाम में, आपकी एक बोलते हैं ना बेस तैयार करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो एक बात लास्ट में और बोलूँगा, मल्टीपल टाइम्स इनको रिवीजन करना है। एक बार शुरू में 2-3 बार रीडिंग मारो, इनको फास्ट रीडिंग मारो, 2-3 बार अच्छे से उनको समझ समझ के रीडिंग मारो। जब 2-3 रीडिंग होगी उसके बाद में नोट्स बनाने की हैबिट डाल लो कि इस चैप्टर से मैं कैसे एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना सकता हूँ। जैसे पूरी एनसीईआरटी को मैं कैसे 5 पेज में या 10 पेज में नोट्स बना सकता हूँ, ताकि मैं बार बार रिवीजन करूँ तो मुझे ज़्यादा फायदा मिले। तो ऐसे करके 5-10 बार इन चीज़ों को रिवीजन करोगे तो इतना मजबूत हो जाएगा। जो भी आप सोचते हो, प्लानिंग बनाते हो, 1-2 साल में या 1-2 अटेम्प्ट में आप आराम से इनको प्री निकाल सकते हो। कोई कमी नहीं रखनी है, क्योंकि मैं खुद इतनी अपनी गलतियाँ कर चुका हूँ यूपीएससी की जर्नी में, इतनी इतनी गलतियाँ करके मतलब असफलता मैंने देखी है। तो अब मैं ये बता सकता हूँ कि आपको ये गलती नहीं करनी है, और मैं आपको गलती करने दूंगा नहीं। मतलब एकदम हम जेन्युइन तरीके से इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में। यदि आपको ये पसंद आ रहा है, ये बात आप अभी सुन रहे हो, तो बिल्कुल लाइक शेयर करते रहना और कमेंट करके बताना कैसा आज आपको ये वीडियो लगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।